आप लोगों को नेक्स्ट जेन लर्निंग सेंटर में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच चल रहे विवाद, जिसमें भारत में शिक्षा का विवाद चर्चा में क्यों है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा हाल ही में नीट जैसे एग्जाम, जो मेडिकल का एग्जाम कंडक्ट कर रहा था, उसका पेपर लीक हुआ और संसद में कई प्रकार की चर्चा भी हुई है। तो फिर शिक्षा विवाद में आ गया। एक संस्थान है एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो भारत के सभी एग्जामों का डेट और उसका निरीक्षण करता है। ठीक है, मैं उसी को लेकर आया हूँ जो शिक्षा का विवाद है। ठीक है, ये हाल ही का विवाद है, करंट न्यूज है कि भारत में शिक्षा का विवाद चर्चा में क्यों है। फिर मैं बताऊंगा कि भारत के संदर्भ में राज्य एवं संबंधित सूची शिक्षा मामला क्या है। ठीक, भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, वर्तमान स्थिति शिक्षा के स्तर पर क्या है। मैं इन सबों को एक एक करके सारा टॉपिक बताऊंगा और चर्चा करूंगा। आप लोगों को बता दें, नेक्स्ट जेन लर्निंग सेंटर में फाउंडेशन क्लास स्टार्ट हुई है, जिसमें आधुनिक इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था यानी संविधान का एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ है, जो रनिंग बैच है। आप लोग उन वीडियो को देखेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग सब्सक्राइब चैनल को नहीं कर पा रहे हैं, कृपया सब्सक्राइब करें। ठीक है, आइए समय न गवाते हुए इसका स्टार्ट करते हैं। ये चर्चा में हाल ही में चर्चा में है। तो ये राज्य पहले शिक्षा राज्य विषय हुआ करता था, बाद में इसे संवर्धित सूची में केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया। ठीक है, तो यही विवाद है कि राज्य शिक्षा को राज्य सूची में क्यों लाना चाह रहा, आखिरकार कारण क्या है, इसका तर्क वितर्क दोनों देखेंगे। फिर इसमें क्या सुधार होनी चाहिए वो सब भी इसमें देखेंगे। ठीक है, आइए। तो विषय है राज्य विषय के रूप में शिक्षा पर विचार। ये हाल ही में नीट यानी जो अंडर ग्रेजुएशन का, जिसमें एमबीबीएस एमबीबीएस करने को मिलता है विद्यार्थी लोगों को मौका, और फिर यूजीसी नीट जैसी परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद, शिक्षा को पुनः राज्य सूची में शामिल किए जाने पर बल दिया जा रहा। आप लोगों को बता दें, शिक्षा जो है पहले राज्य सूची में ही हुआ करता था ब्रिटिश भारत में। फिर आजादी के बाद इंदिरा गांधी की सरकार में इसे 42वां संशोधन करके संवर्धित सूची में शामिल किया। कारण क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, और ये विवाद इसलिए चल रही है क्योंकि ये दोनों एग्जाम का पेपर लीक हो गया। ठीक, फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यह है, प्राचीन भारत में गुरुकुल गुरुकुल एक प्रकार की शिक्षा प्रणाली थी, जिसमें शिष्य और गुरु एक ही घर में वास करते थे। आप लोग को पता होगा पहले गुरुकुल चलता था, जिसमें छात्र कराने की भी व्यवस्था था, और गुरु गुरु को फिर वो प्राचीन काल में एक वृक्ष के नीचे शीतल स्थान पर उन लोगों का क्लास उस समय शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो फिर नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय स्थित है। समग्र विश्व के छात्रों को भारतीय ज्ञान परंपराओं को आकर्षित किया। आपको पता ही होगा, नालंदा में गुप्त वंश के शासक के द्वारा बनाया गया था यह नालंदा विश्वविद्यालय। ब्रिटिश सरकार ने मैकाले समिति, ठीक है, मैकाले समिति की अनुशंसा पर वुड्स डिस्पैच, हंटर आयोग की रिपोर्ट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के माध्यम से प्रणाली में कई सुधार किए, जिन्होंने समाज को लेकर आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, ये सब इतना विकास की प्रक्रिया में ही आता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो प्राचीन भारत में 3 विश्वविद्यालय हुए थे, नालंदा, विक्रमशिला। विक्रमशिला पाल वंश के शासक बनाए थे, और नालंदा गुप्त काल में। ठीक है, ये दोनों था। जब 1773 के वारेन हेस्टिंग 1773 के अधिनियम से वारेन हेस्टिंग बंगाल के जब गवर्नर बनते हैं, तभी 1781 में कलकत्ता में एक मदरसा को स्थापना किया। मदरसा में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, मदरसा, और मदरसा उसमें शिक्षा का स्थान हुआ करता था। शिक्षा संस्थान में महत्वपूर्ण मदरसा का भूमिका रहा। अभी भी मदरसा चलता है, लेकिन मदरसा के नाम पर अब स्कूल का स्थान दे दिया गया। बम्बई में गवर्नर था योनाथन डंकन, जो 1791 में बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की नींव रखी। ठीक, फिर आजादी के बाद इसका नाम बदलकर 1994 में संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय कर दिया। आपको पता ही होगा संस्कृत विद्यालय कब, 1794 में, किसका, बनारस में संस्कृत विद्यालय की नींव रखी। ठीक है, फिर आगे 1800 ईस्वी में बेलेजली के काल में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। कब, 1800 ईस्वी में बेलेजली के शासनकाल में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, और भाषा एवं संस्कृति की शिक्षा देना प्रारंभ हुआ। इसलिए प्रारंभ हुआ भाषा और संस्कृति, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनको संस्कृत भाषा में समस्या होती थी, और यहाँ का वेद जितना भी था संस्कृत भाषा में था। स्थानीय भाषा नहीं समझ पा रहे थे, तो स्थानीय भाषा, ठीक है, स्थानीय भाषा और संस्कृत भाषा में शिक्षा देने का निर्णय लिया, और इसी में सिविल सेवकों को प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था की। किसमें, फोर्ट विलियम कॉलेज में। ठीक, जो कलकत्ता में स्थापना किया 1800 में। फिर ईसाई मिशनरियों ने ब्रिटिश काल में भारत में शिक्षा का विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। ठीक है, ईसाई मिशनरियों ने ब्रिटिश शासन काल में
भारत में शिक्षा विकास पर जोर देने लगा और इसका और अंग्रेजी शिक्षा का भी विस्तार होना स्टार्ट हुआ। कौन? ईसाई मिशनरियों के। एक अर्थ में देखा जाए तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत इनके ही द्वारा हुआ, यानी ईसाई मिशनरियों के द्वारा ही शुरुआत हुई। फिर 1813 का अधिनियम आया, जिसमें 1813 का अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रति वर्ष खर्च करने का 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया, लेकिन कंपनी द्वारा अगले 10 वर्षों तक इसका व्यवहार में लागू नहीं किया, इसलिए परंतु 1823 में पुनः इसे बंद करा दिया गया। ठीक। फिर मेकाले का योगदान था। 1835 में इसका रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ, ठीक है, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा, स्थानीय शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा, हायर शिक्षा का प्रावधान किया गया। फिर चार्ल्स डिस्पैच 1854 में आया, इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक। हंटर आयोग भारत में शिक्षा को प्रसार की स्थिति की जांच करने के लिए आया था। इसी के हंटर आयोग के अनुशंसा पर 1885 में पंजाब विश्वविद्यालय और 1887 में इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और नींव रखी गई। ठीक। थॉमस रेले कमीशन 1902 में, ये कर्जन के शिक्षा का योगदान था। कर्जन के शासनकाल में थॉमस रेले कमीशन आया था, जिसमें 1902 में और 1904 तक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया। ठीक। कर्जन ही थे जो बंगाल विभाजन 1905 में बंगाल विभाजन का नींव रखा और मेनली हो भी गया था, फिर इसे निरस्त कर दिया गया 1911 तक में। ठीक। फिर वर्तमान में शिक्षा की स्थिति यह है कि ये 7वीं अनुसूची में था। आजादी के बाद 7वीं अनुसूची भारतीय संविधान में रखा गया, जिसमें 7वीं अनुसूची में 3 सूची, संघ सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची। और उस टाइम भी राज्य जो है राज्य के विषय नहीं हुआ करता था, फिर ये अनुसूची समवर्ती अनुसूची में शामिल किया। कब? वर्तमान स्थिति में। और आजादी के समय राज्य सूची का ही विषय हुआ करता था। ठीक है। वर्तमान स्थिति यह है कि शिक्षा समवर्ती सूची का भाग है। ठीक। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखे तो शिक्षा का स्तर, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में जब द्वैध शासन व्यवस्था लाया गया। द्वैध शासन बोले तो ये द्वैध था, एक इसमें हस्तांतरित और वायसराय के पास रखा गया था, ट्रांसफर। ठीक है। इंपीरियल राज्य और संघ और प्रांतीय में दो विषय हुआ करता है, एक रिजर्व, एक ट्रांसफर, यानी आरक्षित और ट्रांसफर हस्तांतरित। आरक्षित वायसराय के लिए आरक्षण था, क्योंकि यही कानून बना सकते थे आरक्षित विषय पर। और ट्रांसफर जैसे स्थानीय विकास, स्थानीय स्वशासन, ये मतलब जितना भी था वो ट्रांसफर हस्तांतरित था और शिक्षा उसी में शामिल था। अब शिक्षा यहाँ किस में आया? राज्य में आया। देखते चलेंगे कहाँ कब तक शिक्षा राज्य सूची में था, राज्य में आया। ठीक है। फिर भारत का शासन अधिनियम 1935, जिसमें सूची इंपीरियल और प्रोविंशियल, इंपीरियल संघ, सॉरी, इंपीरियल और प्रोविंशियल। ठीक। प्रोविंशियल ये स्वतंत्र निकाय बना गया, इसको स्वच्छता प्रदान कर दी गई। और शिक्षा और रेसिडेंशियल पावर जो कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया, वो वायसराय ही देख पा रहे थे। ठीक है। फिर 1947 में आजादी के समय शिक्षा प्रोविंशियल स्टेट यानी प्रांतीय राज्य में शामिल था, और जिसमें 1950 में संविधान जब लागू हुआ, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और ये तीनों विधायी शक्ति लेजिस्लेटिव जुडिशियल में आ गया था। और राज्य शिक्षा का राज्य में शिक्षा का विषय बना, शिक्षा राज्य का विषय बन गया। फिर 1975 में इंदिरा गांधी जी की सरकार में स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ, जिसके सिफारिश पर 1976 में 42वां संशोधन करके शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा। और आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि शिक्षा राज्य सूची से निकल के समवर्ती सूची में चला गया। और कारण दिया भारत में एकरूपता लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एकरूपता लाने के लिए ऐसा किया जा रहा, ये उस टाइम कारण बताया, तर्क भी दिया। और 1778 में जनता दल की सरकार जब शासन में आती है तो 44वां संशोधन किया। ठीक है। 44वां संशोधन किया और उसी में प्रयास किया कि शिक्षा को पुनः राज्य सूची में लाया जाए। कारण दिया वन साइड नॉट फिट फॉर ऑल। ठीक है। कारण क्या दिया? वन साइड नॉट फिट फॉर ऑल। बिल जब पेश किया शिक्षा के स्तर, शिक्षा के लिए बिल लोकसभा में तो पारित हुआ, परंतु राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया और 1976 से 24 तक समवर्ती सूची में ही है। ठीक। फिर 1976 और 24 के बीच में एक ही बार संशोधन करने का प्रयास किया गया। 1978 में शिक्षा को समवर्ती सूची से निकाल के राज्य सूची में लाया जाए। वर्तमान विवाद यही पे है, जो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, राज्य सूची का क्यों नहीं? क्योंकि जब राज्य सूची मांग कर रहा कि शिक्षा राज्य सूची विषय में आना चाहिए, राज्य मांग कर रहा, और तर्क आइए देखते हैं। एनटीए जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है, ये भ्रष्टाचार से अभी भी भरा पड़ा है, यहाँ से निकालना चाहिए आदमियों को। राज्य की मांग, शिक्षा को राज्य सूची में शामिल पुनः किया जाए, ये राज्य की मांग है और उन्होंने दिया। तर्क ये दिया कि समवर्ती सूची में एकरूपता होनी चाहिए। समवर्ती सूची में अभी शिक्षा शामिल है, तो इसमें कहा जा रहा है एकरूपता होनी चाहिए और भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शित है। ये समवर्ती सूची एक केंद्र का कथन है। राज्य सूची कह रहा, राज्य सूची में राज्य कह रहा वन साइड नॉट फिट फॉर ऑल। और शिक्षा पर खर्च, और शिक्षा पे खर्च का योगदान जो दिया राज्य, तो शिक्षा पे खर्च का योगदान आपको बताएं तो शिक्षक को वेतन और पेंशन दिया जाता है।
ठीक है। और फिर संपत्ति का निर्माण किस रूप में होता है, जैसे स्कूलों का निर्माण, कॉलेज का नया निर्माण, ये पूंजीगत खर्च में आता है और इसे संपत्ति का निर्माण भी कहते हैं। ठीक है। फिर शिक्षा, ये गैर उत्पादक खर्च है। गैर उत्पादक खर्च बोले तो इसलिए जब किसी को खर्च दिया जाता है फिर पुनः पुनः उसे उत्पाद के रूप में नहीं इस्तेमाल किया जाता। ठीक, राजस्व खर्च, और सालाना साल के 6.5 लाख करोड़ रुपया खर्च होता है, उसमें केंद्र सरकार की 24% भूमिका होती है और 76% राज्य सरकार की भूमिका होती है। यही कारण है कि राज्य सरकार जब कह रही है कि मैंने ज्यादा खर्च कर रहा हूँ शिक्षा के ऊपर, तो फिर राज्य सूची में क्यों नहीं शिक्षा शामिल किया जाए। ठीक है, 76% खर्च करता है राज्य सरकार। फिर मैंने बता यहाँ पे देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अन्य देशों में शिक्षा का स्थान कहाँ पे है, किस विषय में, तो अमेरिका में देखा जाए तो प्रांतीय यानी राज्य सूची में है। जर्मनी में देखे तो प्रांतीय राज्य सूची में है। कनाडा प्रांतीय और दक्षिण अफ्रीका प्रांतीय, मेनली ये सब देश में राज्य सूची का विषय है शिक्षा। ठीक है। फिर आप लोगों को सुधार में बताया एनटीए, यूजीसी जैसी संस्थाओं का पुनरीक्षण की आवश्यकता है। ठीक, इतना सब कुछ होने के बावजूद आइए देखते हैं कि वर्तमान में शिक्षा की स्थिति। आप लोगों को पता है वर्तमान में शिक्षा की साक्षरता के संबंध में लैंगिक अंतराल तीव्र गति से सुधार के साथ 1991 में होना शुरू हुआ। वर्ष 2015 में यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत की महिला साक्षरता, ये सब याद रखेंगे कि आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भारत में महिला की साक्षरता 65.46% जनगणना 2011 के अनुसार है, किंतु अभी वैश्विक औसत है 87% से कम, जबकि 87 यानी 90 के अप्रॉक्स होना चाहिए। ठीक है। इसके अतिरिक्त भारत में कुल साक्षरता 74%, जो वैश्विक औसत से 86% से कम है। ठीक है। भारत में कई राज्य औसतम साक्षरता की श्रेणी में आते हैं जहां साक्षरता दर औसत से थोड़ी अधिक है, जैसे केरल। ठीक है, ये मेनली भारत में औसतम से अधिक है। विभिन्न विभिन्न विधायी का जो संवैधानिक प्रावधान क्या था ये मैंने बता दिया। ठीक है। और इसमें आपको बता दें कि 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में ही जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्रावधान कर दिया। ठीक, सर्व शिक्षा अभियान चला जाता है। ये 2009 से चला जा रहा है, 6 से 18। फिर 14 से 18 के बढ़ते स्तर पर ये माध्यमिक शिक्षा अभियान, और फिर उच्च स्नातक जैसे ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी जैसे सरकार द्वारा उच्च शिक्षा स्तर अभियान, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान, यहाँ पे याद रखेंगे राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान के माध्यम से संबोधित किया जाता ताकि उच्च शिक्षा आवश्यकताओं को पूर्ति हो सके। ठीक, मैंने राज्य सूची के विषय में बताया कि 1935 में संघीय ढांचे का निर्माण हुआ। ठीक है। और प्रांतीय सूची में रखा गया। प्रांतीय सूची बोले तो राज्य सूची। स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा एक राज्य विषय बनी थी, मतलब 1950 में संविधान जब लागू हुआ उस टाइम भी शिक्षा राज्य सूची का विषय था। और आपातकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति 1975 यानी 1975 में इंदिरा गांधी जी के सरकार में स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ। फिर 42 में संशोधन करके ये राज्य सूची से निकाल के समवर्ती सूची में शामिल कर दिया। फिर शिक्षा प्रणाली को संचालित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं मैंने बताया। संयुक्त राज्य अमेरिका ये स्थानीय सरकार निर्धारित करता है, जिसको प्रांतीय बोलते हैं। कनाडा प्रांतों में, जर्मनी राज्यों के पास था, अफ्रीका, ये सब मैंने बता दिया। ठीक, और फिर राज्य सूची में तर्क पक्ष में तर्क जो दिया था, मूल संविधान निर्माण करता है। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन, राज्य विशिष्ट नीतियां, ये सब मैंने बता दिया है। आप लोग को पीपीटी शेयर की जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, याद रखेंगे टेलीग्राम चैनल पे ये शेयर की जाएगी। नेक्स्ट जेन लर्निंग सेंटर नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पे पीपीटी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। फिर शिक्षा में राज्य सूची में रखने का विपक्ष का तर्क है। ठीक है, ये सब आप लोग देख लेंगे, मैंने बता दिया है। फिर यहाँ पर मानक न्यूनतम है, ये सब मैंने बता दिया। फिर आपको शिक्षा के सुधार में संबंधित प्रमुख सरकारी पहले जो नेशनल प्रोग्राम, वन टेक्नोलॉजी, एडवांस लर्निंग, समग्र शिक्षा अभियान, पर्याप्त शिक्षा अभियान, माध्यम भोजन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये पीएम श्री स्कूल जैसे योजना अभी क्रियान्वित है, मतलब संचालित है। ठीक है। और आगे की राह मैंने बता दिया, आगे की राह क्या होना चाहिए। विकेंद्रीय स्कूल का प्रावधान होना चाहिए, परिणाम आधारित वित्त पोषण होना चाहिए, सहयोग आधारित होना चाहिए शिक्षा। ये सब पीपीटी आपको शेयर की जाएगी। ठीक, सेशन को लंबा ज्यादा समय ना देते हुए। ठीक है, तो आप लोग पीपीटी, धन्यवाद सेशन से जुड़ने के लिए। आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दिया कि शिक्षा का विकास, मैंने समझा दिया शिक्षा का विकास कैसे हुआ। ठीक, आप लोग अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे पीपीटी शेयर किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को
सब्सक्राइब करें। आप लोगों से संबल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जन लर्निंग सेंटर से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।